अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको 11th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक के लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद। चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का डिस्कस किया था, जो कि आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन के बारे में था। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, बुक का पेज आपको शो हो रहा होगा। तो ये स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी के बारे में ये लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ हमने आइंस्टाइन्स का व्यू बताना है ग्रेविटी के बारे में, उसका क्या नज़रिया था। ठीक है, तो ये भी आसान सा ही लॉन्ग है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्पेस क्या होता है। इन स्पेस ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स अकर। It provides a framework to define the position and motion of objects under some force। तो बेसिकली स्पेस वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर इवेंट्स अकर होते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वगैरह के जो इवेंट्स हैं, वो फिनोमिनाज हैं, वो सब का सब अकर होता है। जैसे हमारी ज़मीन भी इस स्पेस के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, जो स्पेस है पूरी यूनिवर्स स्पेस के अंदर ही है। ठीक है, तो इस तरह जितने भी इवेंट्स हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, वो सब के सब कहाँ हो रहे हैं, वो स्पेस में ही हो रहे हैं। इसके साथ आपने इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, स्पेस इज़ अ 3 डायमेंशनल एक्सटेंट। तो ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ है। ठीक है, इसकी 3 डायमेंशंस हो सकती हैं, एक्स वाई और जी डायमेंशंस, या एक्स वाई जी एक्सिस पे हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये 3D है। आगे टाइम के बारे में आपने लिख देना है, टाइम क्या है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हैं। टाइम मेजर्स द सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन स्पेस। तो बेसिकली अब स्पेस के अंदर जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उन इवेंट्स का ड्यूरेशन, उनका दौरानिया हम जिस तरीके से मेजर करते हैं वो टाइम है। यानी कि वो इवेंट को कितना दौरानिया लगा, वो उस इवेंट का टाइम होगा। ठीक है, तो इस तरह किसी भी इवेंट का सीक्वेंस या उसका दौरानिया, ड्यूरेशन, वो क्या होता है, वो टाइम होता है। टाइम इज़ अ फोर्थ डायमेंशनल एक्सटेंट एंड इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, टाइम बेसिकली आपके पास ये फोर्थ चौथी डायमेंशन है। ठीक है, स्पेस थर्ड डायमेंशन है और टाइम फोर्थ डायमेंशनल एक्सटेंट है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी इसे याद रखना है। आगे रिलेशन ऑफ स्पेस टाइम विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले आपने बता देना है कि इस स्पेस और टाइम, इन दोनों का रिलेटिविटी से क्या ताल्लुक है, हम इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स दैट स्पेस एंड टाइम आर रिलेटेड टू ईच अदर। कि स्पेस और टाइम जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड सच एज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से भी हम अगली हेडिंग में डिस्कस भी करते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक स्टार ये क्या है, और स्पेस और टाइम किस तरह ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसको भी आगे चल के 1-2 हेडिंग्स के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम, आपको स्पेस टाइम की डेफिनेशन आनी चाहिए। स्पेस टाइम इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल दैट यूनिफाइज स्पेस टाइम इनटू अ सिंगल कॉन्टिनम। तो बेसिकली जो स्पेस टाइम है, ये एक स्पेस और टाइम, इन दोनों को मिला के जब हम पढ़ते हैं तो ये स्पेस टाइम कहलाएगा। यानी इनको यूनिफाइज कर देता है, इनको यकजा कर देता है एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर, सिंगल मॉडल के अंदर जो मैथमेटिकल है। ठीक है, इसके अंदर मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर फिजिक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। स्पेस टाइम में जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो तमाम के तमाम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ऑल पॉइंट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। तो बेसिकली ये स्पेस टाइम क्या है, ये स्पेस और टाइम, इनके तमाम पॉइंट्स को बयान करता है और उनका आपस में ताल्लुक भी बताता है। ठीक है, तो यानी स्पेस और टाइम को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो वो स्पेस टाइम होता है। तो इसकी डेफिनेशन है। आगे आइंस्टाइन्स व्यू आपने लिख देना है कि आइंस्टाइन का इसके बारे में क्या नज़रिया था। अकॉर्डिंग टू हिम स्पेस टाइम इज़ कर्व्ड स्पेशली नियर मैसिव ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर स्पीड्स अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली आइंस्टाइन के मुताबिक ये था कि जो रोशनी होती है या जो स्पेस टाइम है वो कर्व्ड होता है मैसिव ऑब्जेक्ट्स के करीब, जैसे ब्लैक होल्स हो गए, बड़े बड़े सितारे हो गए जिनमें हमारा सूरज भी शामिल है। ठीक है, स्टार्स हो गए। तो इस तरह के जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस के अंदर, वो ग्रेविटी को असर करते हैं स्पेस टाइम की। ठीक है, जिसकी वजह से इवेंट्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो या स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा हो, यानी उसकी करीब तरीन किसी वैल्यू से चल रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट भी ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने एग्जांपल इसकी लिख देने ताकि और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए कि क्या बात है। इफ़ अ हैवी बॉल इज़ प्लेस्ड ओवर अ फैब्रिक शीट इट कर्व्स। तो ये बुक की पेज के ऊपर आप लोग इसे देख भी सकते हैं, ये डायग्राम बनी हुई है कि एक हमारे पास फैब्रिक की शीट है। ठीक है, जो कि इलास्टिक होती है, वो अपनी जो शक्ल है वो चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट उस पर रखे जा रहे हैं। तो इस तरह की हमारे पास एक लचकदार फैब्रिक की शीट है।
इसको हमने किसी सपोर्ट से अटैच किया हुआ है चारों कोनों से। अब हम इसके अंदर एक बॉल को रख देते हैं जो हैवी बॉल है, जिसका मैस है ज़्यादा मैस है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो उस फैब्रिक शीट के अंदर एक कर्व पैदा कर देगी, उसके अंदर बेंड कर देगी उस फैब्रिक शीट को। तो ये जो बेंडिंग आई है, जो कर्व सी बन गई है फैब्रिक शीट में, ये बेसिकली उसकी ग्रेविटी कहलाएगी। अब हम किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को या मार्बल्स को वहाँ पे फेंकेंगे तो वो राउंड सर्कल के अंदर कर्व की सूरत में वो मूव होते होते उस बॉल तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि वो जो बॉल है उसने कर्वेचर पैदा कर दिया उस फैब्रिक शीट के अंदर। सिमिलरली इसी तरह हमारी कायनात भी है, हमारी यूनिवर्स है, उसके अंदर जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार्स हो गए, ब्लैक होल्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए। तो ये जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये बेसिकली यूनिवर्स के अंदर कर्व पैदा कर देते हैं, उसके अंदर बेंडिंग पैदा कर देते होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो इसी को आइंस्टाइन ने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। तो आगे चल के इसको और डिटेल से देखते हैं। तो ये आगे देख लें, ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स एंड प्लैनेट्स कॉज स्पेस टाइम टू कर्व अराउंड देमसेल्व्स मच लाइक इलास्टिक फैब्रिक। नोट लिख देना, द मोर मैसिव द ऑब्जेक्ट द डीपर द कर्व। तो जो अभी बात मैंने एक्सप्लेन की है, सेम वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो आप डायग्राम से ऑब्जर्व भी उसे कर सकते हैं, ठीक है। जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्स हो गए, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हो गए, वो स्पेस टाइम के अंदर कर्व पैदा कर सकते हैं, और वो जो कर्व है वो उन ऑब्जेक्ट्स की, उन स्टार्स की ग्रेविटी कहलाती है, जिसकी वजह से वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह हमारी ज़मीन की भी ग्रेविटी है एक, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो कर्व पैदा करेगा, यानी उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रेविटी होगी। और आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़ा प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है, जो छोटा प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी कम होती है। हमारे सोलर सिस्टम में भी आप जो प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, उनको इंटरनेट पे सर्च करके उनकी ग्रेविटीज़ की वैल्यू देख सकते हैं, उनके साइज़ के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन आपने लिखनी है, जियोडेसिक्स। तो ये डेफिनेशन जो है ये आगे चलकर आगे एक्सप्लेनेशन में काम आएगी, तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा ये क्या होती है। A geodesic is a shortest path between two points on a surface or curved surface। तो बेसिकली ये छोटा रास्ता होता है, सबसे कम तरीन रास्ता होता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक कर्व सरफेस के ऊपर। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये वही चीज़ है जो भी आपने फैब्रिक की एग्जांपल देखी थी, फैब्रिक शीट की, कि उसके अंदर, या रबर शीट भी आप कह सकते हैं, उसके अंदर हमने एक भारी ऑब्जेक्ट को रखा, एक भारी बॉल को रख दिया, ठीक है। उस बॉल ने उस शीट के अंदर कर्व पैदा कर दी, जिसकी वजह से वो जो कर्व है वो बेसिकली उसकी ग्रेविटी है उस ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो बेसिकली जियोडेसिक्स ये बताते हैं कि अब इस कर्वेचर के अंदर, इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो फासला तय कर सकता है ऑब्जेक्ट जो उसके अराउंड मूव कर रहा है, वो उसका जियोडेसिक है, ठीक है। तो आगे एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। वी डू नॉट स्पीक टू अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉडीज, इंस्टेड वी से दैट बॉडीज एंड लाइट रेज मूव अलोंग जियोडेसिक्स इन कर्व्ड स्पेस टाइम। तो बेसिकली इस तरह ही हमने अगर किसी बॉल को फैब्रिक शीट के अंदर प्लेस किया हो, तो वो जो कर्वेचर बनता है वो उस ऑब्जेक्ट की, ये पुल की फोर्स नहीं होती कि वो पुल करके हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम उस भारे ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को फेंकें तो वो कर्व की सूरत में मूव करते हुए उसकी तरफ जाएंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज वो बेंडिंग इफेक्ट जो पैदा हुआ है उस शीट के अंदर, उस वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इतना डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं वो जो कर्वेचर है, वो जो जियोडेसिक है, वो जो कर्व है, ठीक है, वो जो पाथ है जो फॉलो कर रहे हैं दूसरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द, जिस तरह हमारा सूरज है उसके गिर्द ज़मीन घूम रही है और दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सूरज एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसने स्पेस टाइम के कर्वेचर में बेंड पैदा कर दिया है, ठीक है। बेंड पैदा किया तो उसी वजह से सूरज के गिर्द जो बाकी सितारे हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके कर्वेचर की वजह से। तो यही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सो अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग स्लोली नियर अ मैसिव ऑब्जेक्ट वुड फॉलो अ जियोडेसिक टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ही आप लोगों ने इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन को लिख देना है। ये सारी वही कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगली हेडिंग आप देख सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन आइंस्टाइन्स व्यू एंड न्यूटन्स व्यू ऑफ ग्रेविटी। तो अब इन दोनों साइंटिस्ट के जो ग्रेविटी के बारे में नज़रिया था उसके बारे में हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि किसका ज़्यादा बेस्ट था। तो आइंस्टाइन्स थ्योरी प्रोवाइड्स अ फिजिकल पिक्चर ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो हमें ये भी बताती है कि किस तरह ग्रेविटी काम करती है। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट इनवर्स स्केयर लॉ ऑफ ग्रेविटी बट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन वाई ग्रेविटी शुड फॉलो दिस लॉ। तो न्यूटन का जो वो इन्वर्स स्केयर लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में, Gm1m2/d स्केयर। यानी कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी होगा। तो ये है न्यूटन का इन्वर्स स्केयर लॉ ऑफ ग्रेविटी।
जो कि बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है मैसेज के बारे में, उनके दरमियान डिस्टेंस, उनकी ग्रेविटी के बारे में। लेकिन जो आइंस्टाइन की थ्योरी है वो फ़िज़िकल पिक्चर भी हमें बताती है कि किस तरह ग्रेविटी वर्क करती है, ग्रेविटी किस तरह कर्वेचर पैदा करती है स्पेस टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा एडवांस है। सो आइंस्टाइन थ्योरी इज एडवांसमेंट ओवर न्यूटन्स लॉ एंड बोथ यील्ड सेम रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट दोनों के सेम है क्योंकि दोनों ग्रेविटी पर ही काम कर रहे हैं। आगे बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट, ये एक आपने साथ इसके साथ लिख देना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। द बेंडिंग ऑफ स्टारलाइट कास्ड बाय सन्स ग्रेविटी वाज मेजर्ड ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स इन 1919। तो बेसिकली सबसे पहली जो बेंडिंग थी स्टारलाइट की वो 1919 में एक सूरज ग्रहण जब लगा था तब इसे नोट किया गया था। सूरज की ग्रेविटी की वजह से जो स्टारलाइट बेंड हुई थी, किसी सितारे की रोशनी आ रही थी, वो सूरज के करीब से गुजरी तो सूरज ने उस रोशनी को बेंड कर दिया अपनी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो वो अभी इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये 1919 में मेजर की गई थी। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पहले आपने लिख देना, ये क्या है, डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सम कैलिशियल इवेंट्स काजिंग डिस्टर्बेंसेज इन कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। दीज वेव्स आर डिटेक्टेड इन 2015 एंड अनाउंसड इन 2016। तो इन्हें 2015 में ऑब्जर्व किया गया था, डिटेक्ट किया गया था, और 2016 में इन्हें कम्प्लीटली अनाउंस कर दिया गया था कि ऐसी कोई चीज़ भी पाई जाती है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं बेसिकली, कि अगर कोई पानी का टब भरा हो, उसके अंदर आप एक पत्थर फेंकें तो पानी की सतह के ऊपर, पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर आप देखेंगे वेव्स जनरेट हो रही होंगी रिपल्स की सूरत में, जिन्हें हम वाटर वेव्स कहते हैं, जो आपने रिपल टैंक में पढ़ा भी होगा 10th क्लास की फ़िज़िक्स में। तो इसी तरह सेम स्पेस टाइम के अंदर, स्पेस के अंदर जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करती है मैसिव ऑब्जेक्ट्स के गिर्द, ठीक है। अब कोई भी लाइट है, किसी सितारे की रोशनी है या कोई और रोशनी है, वो अब मैसिव ऑब्जेक्ट्स के करीब से अगर गुजरेगी तो वो उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से उसे पुल करेगी, उसे अपनी जगह से या पुल कर देगी या पुश कर देगी, उस पर फोर्स अप्लाई करेगी ग्रेविटी की, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो स्टार लाइट है या कोई भी लाइट है वो बेंड हो सकती है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, सेम लाइक एज आम जो हमारी वेव्स होती हैं उसी तरह होती हैं, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से जनरेट होती हैं। तो इन्हें सबसे पहले 2015 में डिटेक्ट किया गया था और 2016 में इन्हें बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया गया था। आगे आप इसकी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्पेस टाइम की। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलहदा से पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है, ये हमने पहले भी टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला जब आर्टिकल पढ़ा था तब हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने दोबारा बयान की हुई है स्पेस टाइम की। तो लेट अ स्पेसशिप बी ट्रैवलिंग टू अ स्टार विद हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लेट इट टेक्स 8 years टू रीच टू द स्टार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले एक स्पेसशिप है, वो एक स्टार की तरफ मूव कर रही है स्पेस के अंदर, किसी सितारे की तरफ जा रही है, और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यानी c/2 इसकी हम स्पीड कह सकते हैं, या 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 आप इसको वैल्यू को डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये इसकी स्पीड है, इतनी वो रफ्तार के साथ सितारे की तरफ जा रही है। अब इसे 8 साल लगे उस सितारे तक पहुंचते हुए। अगर हमने ज़मीन पर किसी ऑब्ज़र्वर ने उसको ऑब्ज़र्व किया, ज़मीन के ऑब्ज़र्वर के मुताबिक उसको 8 साल लगे अपने पॉइंट से सितारे तक जाते हुए, ठीक है। फ्रॉम अर्थ्स पॉइंट ऑफ व्यू द क्लॉक्स ऑन स्पेसशिप आर मूविंग स्लोली सो दैट लेस टाइम पासिस ऑन स्पेसशिप कंपेयर टू अर्थ। तो ज़मीन पर बेसिकली क्लॉक्स जो हैं वो हम देख सकते हैं कि जो अगर ज़मीन पर कोई शख्स खड़ा हो, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इसे 8 साल लगे हैं, तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसकी जो क्लॉक्स हैं जो स्पेसशिप की वो आहिस्ता मूव कर रही हैं, जबकि वो जो अंदर बैठा हुआ है स्पेसशिप के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्लॉक्स हैं वो तेज़ी से मूव कर रही हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। उनकी जो स्पीड है वो रोशनी की स्पीड के हाफ है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो इसी वजह से उनका जो टाइम है वो जल्दी पास हो रहा है, ठीक है। उनके लिए टाइम जो है वो बहुत स्लोली मूव हो रहा है, और जो ज़मीन पे खड़ा शख्स ऑब्ज़र्व कर रहा है उसके मुताबिक जो टाइम है वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव हो रहा है। तो ये हमने टाइम डायलेशन वाले टॉपिक में भी इसको पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे, जैसे स्पीड ऑफ लाइट से या स्पीड ऑफ लाइट के करीब वैल्यू से, तो उसके लिए टाइम डायलेट हो जाता है, ठीक है। उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू कर देता है। तो इस तरह आप लोग इसको देख सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या होगा, फॉर स्पेसशिप ऑक्यूपेंट्स द जर्नी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विच दे कवर इन लेस टाइम, दे रिकॉर्ड 7 years टू रिकॉर्ड देयर डेस्टिनेशन। तो जो स्पेसशिप के अंदर लोग बैठे हैं उन्होंने टाइम क्या मेजर किया, उन्होंने मेजर किया कि उन्हें 7 साल लगे हैं,
ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उनके लिए टाइम हो गया स्लो, बजाय इसके कि जो ज़मीन पे खड़ा शख्स ऑब्ज़र्व कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसने मेजर किया था 8 साल, क्योंकि उसके लिए टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा था। लेकिन जो स्पेसशिप के अंदर लोग बैठे हैं, चूँकि स्पेसशिप हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो इसी वजह से उनके लिए टाइम क्या हो गया, स्लो हो गया। तो उन्हें महसूस हुआ कि हमें, उन्होंने देखा अपनी क्लॉक्स पे, तो उन्हें कितना टाइम लगा, उन्हें 7 साल लगे। तो इस तरह टाइम डायलेट हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी लेंथ कम हो गई, उनका जो डिस्टेंस है वो उन्हें कम लगा। ठीक है, इस तरह आप लोग इसको स्पेस टाइम के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इस तरह की एग्जांपल्स को, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। इसी तरह मैस वेरिएशन भी होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ इनको डिस्कस भी किया था, तो वहाँ आप इन्हें और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।